हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने हार्डिंग गोड सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ ग्रैंड माशिया ने अकेले उन पांचों के पांचों एल्डर्स को ठिकाने लगा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ चेनमू भी उन जंगली जानवरों का पीछे करते हुए किसी सेफ जगह की तलाश कर रहा था। और इसी बीच वो पांचों डिसेबल्स भी एक बार फिर से चेनमू का पीछे करते हुए उसके काफी क्लोज आ चुके थे, जबकि वहाँ पे अंधेरा होने के साथ साथ खतरा भी और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेनमू को एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जहाँ पे वो अपनी रात गुजार सकता था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां जंगल में डार्कनेस धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, और उस अंधेरे के साथ साथ ईवल और भी बहुत ही तेजी के साथ वहां पे फैल रहा था। लेकिन चेनमू को तो वहां पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसकी नजर तो वहां पे उसी रुअस के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसका इंट्रेस्ट गेट भी अब उसे वहां पे दिखने लगा था। और उस रुअस के इंट्रेस्ट गेट से वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते हुए सभी जंगली मोस्टर्स ने वहां पे बहुत ही तेजी के साथ उसी तरफ भागना शुरू कर दिया था। और उन्हीं मोस्टर्स के बीच में चेनमू भी बहुत ही तेजी के साथ उसी इंट्रेस्ट गेट की तरफ भागे जा रहा था। और जैसे ही चेनमू की नजर वहां पे उस इंट्रेस्ट गेट के ऊपर पड़ती है, तो उसे निकलने वाली गोल्डन एनर्जी को देखकर चेनमू भी वहां पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, इस इंट्रेस्ट गेट से तो बिल्कुल वैसे ही एनर्जी रिलीज हो रही है जैसे कि हमारे गांव वाले स्टोन स्टैचू से निकलती है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस जगह के अंदर इंटर कर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा, और हो सकता है यहाँ पे मेरी ही तरह अपनी जान बचाने के लिए कुछ और भी लोग आए हों, जिनके साथ मुलाकात करते हुए मुझे बाहरी दुनिया के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। और ये कहते हुए अचानक से चेनमू की स्पीड तो वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वहाँ पे सबसे ज्यादा अजीब बात हुई थी कि जैसे जैसे वो सभी लोग वहाँ पे उस ग्रेट रुइंस के इंट्रेस्ट गेट के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे उस डार्क कोरा की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही थी। और एक टाइम पे आकर तो उस डार्क कोरा ने ऑलमोस्ट उन्हें वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स की दिखाई दे रही थी, जो कि चेनमू का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुंचे थे। असल में वो पांचों सबसे पीछे थे, जिसके चलते वो डार्क कोरा उनके काफी क्लोज आ चुका था। और उन पांचों के एक साथी जो कि वहाँ पे सबसे पीछे रह गया था, उस बेचारे डिसेबल की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उस डार्क कोरा की रफ्तार वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और किसी भी पल वो डार्क कोरा उसे अपनी चपेट में लेते हुए पूरी तरह से खत्म कर सकता था। पर इस सब के बावजूद भी वो सभी लोग अभी तक भी वहाँ पे चेनमू को ही पकड़ने का सोच रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू को भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि अचानक से उस डार्क कोरा की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये एहसास होते ही चेनमू वहाँ पे अपने मन में कहता, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये डार्क कोरा तो बहुत ही जल्द मुझे अपनी चपेट में लेते हुए पूरी तरह से खत्म कर देगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये कहते हुए चेनमू ने अब अचानक से ही वहाँ पे उन जंगली जानवरों के ऊपर से जंप करते हुए भागना शुरू कर दिया था। और इसी तरह वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप करते हुए उसने एक फ्लाइंग बीस्ट के पांव को भी पकड़ लिया था, जिसके सहारे चेनमू वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ता हुआ उसी इंट्रेस्ट गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और इस बीच जब चेनमू पीछे मुड़कर देखता है तो वो डार्क कोरा उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका था। और जो मोस्टर वहाँ पे उस डार्क कोरा की चपेट में आ रहा था, वो डार्क कोरा उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म किए जा रहा था, जो देखते हुए बेचारे चेनमू की रूह ही वहाँ पे काम चाहती है। पर अच्छी बात यह थी कि चेनमू अपनी जान बचाते हुए उस फ्लाइंग बीस्ट की मदद से उस ग्रेट रुइंस के अंदर इंटर कर गया था। और चेनमू की तरह उन पांचों में से 4 डिसेबल्स भी इसमें कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनका आखिरी साथी जो कि बहुत ही पीछे रह गया था, वो बेचारा ग्रेट रुइंस के अंदर इंटर नहीं कर पाता, वो इंट्रेस्ट गेट के बाहर ही रह गया था। और जैसे ही वो डार्क कोरा आकर वहाँ पे उस ग्रेट रुइंस के इंट्रेस्ट गेट के साथ टकराता है, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके झटके पूरे डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर महसूस किए जा सकते थे। हालांकि वो आखिरी डिसेबल पूरी तरह से उस ग्रेट रुइंस के अंदर इंटर नहीं कर पाया था, लेकिन उसका एक हाथ अंदर आ गया था, जैसे वहाँ पे उसके साथी पकड़ते हुए अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका वो साथी अंदर आता है, तो उसका वो अंदर वाला हाथ तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उस डार्क कोरा की चपेट में आने की वजह से उसकी बाकी की पूरी बॉडी स्केलेटन में बदल चुकी थी। और अपने साथी की ऐसी भयानक मौत देखकर तो बेचारे उसके बाकी साथियों की भी रूह वहाँ पे कांप जाती है। इवन उस स्केलेटन को देखकर तो खुद चेनमू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये डार्क कोरा इतना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन ये खेल अभी तक भी वहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। भले ही ग्रेट रुइंस का इंट्रेस्ट गेट उस डार्क कोरा को अपने अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंट्रेस्ट गेट के ऊपर उस डार्क कोरा को साफ साफ देखा जा सकता था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक इवल स्पिरिट का रूप ले लिया था। और इतनी ज्यादा ड्रामनी इवल स्पिरिट को देखकर तो बेचारी उस लड़की का वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, जो देखकर ब्रदर शू उसे वहाँ पे संभालते हुए थोड़ा गुस्से से कहता है, फिक्र मत करो, मैं अपने दोनों साथियों की इस कुर्बानी को कभी भी जाया नहीं जाने दूंगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के की वजह से हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर फिलहाल के लिए हम लोगों को यहीं पे रुकते हुए अपनी जान को बचाना होगा, क्योंकि ये डार्क कोरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसने हम में से किसी को छू भी लिया तो हमारी उसी समय वहीं पे मौत हो जाएगी। लेकिन अभी ब्रदर शू वहाँ पे इसी तरह से अपने साथियों को तसल्ली दे ही रहा था कि तभी चेनमू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर से जंप करता हुआ सीधा वहाँ पे उनके सामने आ जाता है, जहाँ वो गुस्से से चलाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम लोगों को किसने कहा था मेरे पीछे आने के लिए? अब देखो, बिला वजह मेरा पीछे करने के चक्कर में तुम्हारे 2 साथी मारे गए, और ऊपर से तुम लोग इस सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। मैं तो तुम लोगों को सही से जानता भी नहीं हूँ, तुम लोग ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब चेनमू
चैनमू की ये सारी बातें सुनकर ब्रदर शू के एक साथी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालकर गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए चैनमू से कहता है, तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है, मैं इसे अभी काट देता हूँ। लेकिन ये कहकर जैसे ही वो डिसेबल चैनमू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ब्रदर शू उसे वहीं पे रोककर शांत करवाते हुए कहता है, अभी के लिए हमें यहाँ पे शांत रहना होगा, जरा अपने आसपास गौर से देखो, ये सभी के सभी जंगली जानवर इस लड़के के साथ हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पे इस लड़के के ऊपर हमला करते हैं तो ये सभी जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ब्रदर शू का कहना बिल्कुल ठीक भी था। वो सभी के सभी जंगली जानवर वहाँ पे बहुत ही गुस्से से उन तीनों को घूर रहे थे और अगर उन तीनों में से कोई जरा सी भी गलती करता तो वो सभी जंगली जानवर एक ही झटके में उनके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उनकी जान ले सकते थे। और ये बात ब्रदर शू को भी थोड़ी अजीब लग रही थी कि आखिर ये सभी जंगली जानवर जो कि बाहरी दुनिया में तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होते हैं, यहाँ पे आकर एक साथ कैसे रह रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आने वाला हर एक पर्सन, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो यहाँ के रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए हम लोगों को भी मजबूरन यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना ही होगा। और अभी ब्रदर शू वहाँ पे ये सब सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ऊपर जाती है जहाँ वो फ्लाइंग बीस्ट भी गुस्से से रोर करते हुए अपना गुस्सा दिखा रहा था, जो देखते हुए अब तो ब्रदर शू को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि वाकई वो लोग यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये इन जंगली जानवरों के ही बनाए हुए असूल थे कि इस ग्रेट रूइंस के अंदर आने के बाद कोई भी किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेगा और जो कोई इस रूल के खिलाफ जाएगा वो सभी जंगली जानवर मिलकर उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देंगे। और ये सब अंदाजा लगाने के बाद ब्रदर शू वहाँ पे अपने साथी से कहता है, हमें बस सुबह तक ही इंतजार करना होगा, सुबह होते ही ये सभी जंगली जानवर यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद हम उस लड़के को खत्म करते हुए उससे अपने साथियों की मौत का बदला भी ले लेंगे। ब्रदर शू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस डिसेबल ने भी वहाँ पे उसकी बात को समझते हुए अपने डैगर को वहाँ पे वापस रख लिया था, जो देखकर वो सभी मोस्टर्स भी वहाँ पे शांत हो जाते हैं और वो दोबारा वहाँ पे इधर उधर जाते हुए अपनी रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करने लगे थे, जो देखकर चैनमू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ठीक कहा था कि डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर सभी जंगली जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के ग्रेट रूइंस का सहारा लेते हैं, जो कि डाशू कॉन्टिनेंट की कुछ खास जगहों पे ही मौजूद है। लेकिन वो डार्क कोरा था क्या? लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो तो अपनी चपेट में आने वाली हर एक चीज को खत्म किए जा रहा था। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ग्रैंडमा शिया मुझे रात को बाहर जाने से मना किया करती थी। और ये कहते हुए चैनमू की नजर वहाँ पे उन मोस्टर्स के ऊपर पड़ती है, जो कि सभी वहाँ पे ऐसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे थे कि देखने से लग ही नहीं रहा था कि बाहरी दुनिया में वो एक दूसरे के दुश्मन है। और ये कमाल था ग्रेट रूइंस के अंदर बनाए हुए असूलों का, जैसे हर एक जानवर फॉलो किया करता था। और यही बात चैनमू को वहाँ पे अच्छी लग रही थी। वो उन सभी जंगली जानवरों को कंपेयर इंसानों से करते हुए कहता है, कम से कम ये जंगली जानवर इंसानों से तो अच्छा ही है, जो कि यहाँ पे आने के बाद अपनी दुश्मनी को भुलाकर बस यहाँ के ही रूल्स को फॉलो करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें डाशू कॉन्टिनेंट के डिसेबल विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडमा शिया और ग्रैंडपा टूजी भी पहुंच चुके थे। और ग्रैंडपा टूजी वहाँ पे अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पूरे गाँव में चारों तरफ वहाँ पे चैनमू को ही ढूंढ रहे थे। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर पूरे गाँव को छान मार दिया था, लेकिन चैनमू उन्हें अभी तक कहीं भी नहीं मिला था। और ये बात आकर ग्रैंडपा टूजी घबराते हुए ग्रैंडमा शिया को भी बता देते हैं, जो कि वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू के सामने ही खड़ी हुई थी। और वो स्टोन स्टैचू वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही गोल्डन एनर्जी से ग्लो कर रहा था जैसे उस ग्रेट रूइंस का इंटरेस्ट गेट कर रहा था। वहीं ग्रैंडपा टूजी जब आकर ग्रैंडमा शिया को बताते हैं कि चैनमू उन्हें वहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा, तो ग्रैंडमा शिया भी वहाँ पे चैनमू को लेकर और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए ग्रैंडपा टूजी से कहती हैं कि मैं इस स्टोन स्टैचू को अपनी पीठ पे रखते हुए चैनमू की तलाश करने के लिए जा रही हूँ। ग्रैंडमा शिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गाँव की मुखिया उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, पागलों जैसी बातें मत करो, क्या तुम्हें पता है कि चैनमू अभी तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? और शायद तुम ये बात भूल रही हो कि डाशू कॉन्टिनेंट कितना ज्यादा बड़ा है, तो फिर भला तुम एक ही रात में इस स्टोन स्टैचू को लेकर कहाँ भटकती रहोगी? इसलिए अभी चैनमू के पीछे जाना बस टाइम को ही जाया करने के बराबर होगा, और ऊपर से इस सब के चक्कर में तुम अपनी जान को भी खतरे में डाल सकती हो। लेकिन ग्रैंडमा शिया की चिंता थी कि वहाँ पे कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि आज का डार्क कोरा और भी ज्यादा खतरनाक और ईवल दिखाई दे रहा था, जो देखकर गाँव के मुखिया उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बचपन से ही चैनमू को इस सब की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने उसे ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी सबको सिखा दिया है, जो कि अगर उसे सही तरीके से याद होगा तो मुझे लगता है अब तक चैनमू किसी ग्रेट रूइंस के अंदर जाते हुए अपनी जान बचा चुका होगा। हालांकि गांव के मुखिया ने ये बोल तो दिया था, लेकिन उन्हें खुद भी वहाँ पे चैनमू की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि ग्रैंडमा शिया भी वहाँ पे उदास होकर चैनमू को याद करते हुए अपने मन में कहती है, चैनमू मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी होगे बिल्कुल सही सलामत होगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से उसी ग्रेट रूइंस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैनमू ने तो अब टाइम पास करने के लिए वहाँ पे मस्ती करना शुरू कर दी थी और बिल्कुल बंदरों की तरह हरकतें करते हुए वो वहाँ पे उल्टा लटकने लगा था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने डिफेंस के लिए एक गोलेल को भी बना लिया था, जिसे बनाने के बाद अचानक से ही चैनमू की नजर वहाँ पे उन तीनों डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक जगह पे खड़े हुए आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। और इसी बीच अचानक से ही वो डिसेबल लड़की वहाँ पे उस ग्रेट रूइंस के अंदर जाते हुए उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगती है, जहाँ अचानक से ही उस लड़की की नजर एक एंशिएंट पिलर
के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर एंशिएंट भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर उस डिसेबल लड़की ने वहाँ पे चौंकते हुए अपने साथियों को भी अपने पास बुला लिया था। और जब ब्रदर शू वहाँ पे आकर उस एंशिएंट पिलर को चेक करता है तो वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये एंशिएंट भाषा तो किंगडम ऑफ गॉड के समय की लग रही है। किंगडम ऑफ गॉड एक ऐसा राज्य था जिसमें गॉड्स रहा करते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा गॉड किंगडम ही एंशिएंट समय में कहीं गायब हो गया था, जिसे अभी तो ज्यादातर लोग बस एक अफवाह ही समझते थे। हालांकि ब्रदर शू को भी इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उस भाषा को वहाँ पे गौर से देखते हुए उसे बार बार यही लग रहा था कि ये भाषा गॉड ऑफ किंगडम से ही बिलोंग करती है। और चेनमू जो कि वहाँ पे छुपकर उन तीनों को ये सारी बातें सुन रहा था, वो भी वहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड का नाम सुनकर हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर इन लोगों को गॉड ऑफ किंगडम के बारे में कैसे पता चला। असल में डाशू कॉन्टिनेंट ही पहले गॉड ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसे इस दुनिया का हेवन भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ खुशहाली और शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उन गॉड्स के साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते उन गॉड्स को मजबूरन इस गॉड ऑफ किंगडम को छोड़ के जाना पड़ा। और उनके जाते इस पूरे डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर डार्क कोरा फैलना शुरू हो गया, जिसके बाद ही इस जगह को डाशू कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। और अभी तक भी जो डाशू कॉन्टिनेंट बचा हुआ था, उनके पीछे भी तो उन गॉड्स के छोड़े हुए स्टोन स्टैचूज का ही हाथ था, जो कि उस डार्क कोरा को आगे बढ़ने से रोका करते थे, वरना अब तक तो वो डार्क कोरा पूरे डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर फैलते हुए सब कुछ तबाह कर चुका होता। जबकि चेनमू को तो अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद इस डार्क कोरा की वजह से ही उन सभी गॉड्स ने इस जगह को छोड़ा होगा। लेकिन अभी चेनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों ही डिसेबल्स के अंदर का लालच जाग उठा था। वो तीनों ही वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर ये जगह वाकई गॉड ऑफ किंगडम से बिलोंग करती है तो यहाँ पे जरूर आसपास बहुत ही ज्यादा खास और गॉड लेवल के ट्रेस भी मौजूद होंगे। अपने उस साथी की ये बात सुनकर ब्रदर शू वहाँ पे उनसे कहता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऊपर से मास्टर ने भी मुझे एक बार बताया था कि गॉड किंगडम के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड लेवल के ट्रेस पाए जाते हैं, जिन्हें गॉड्स अपने पीछे छोड़कर यहाँ से गए थे। और अगर ये जगह वाकई गॉड ऑफ किंगडम से बिलोंग करती है तो हमें भी यहाँ पे कोई गॉड लेवल का ट्रेयर मिल सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। और ये कहकर वो तीनों उस पूरी जगह की तलाशी लेने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। हालांकि चेनमू ने वहाँ पे उनकी सारी बातें सुन तो ली थी, लेकिन उसे वहाँ पे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। पर उसे वहाँ पे इतना जरूर समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ पे किसी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर गलती से भी इनके हाथ में लग जाती है तो मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर अभी चेनमू वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे उस डिसेबल लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उसके बाकी दोनों साथी भी भागकर वहाँ पे उसी तरफ जाने लगते हैं। और चेनमू भी वहाँ पे उसके बारे में पता लगाने के लिए धीरे धीरे वहाँ पे उन दोनों के पीछे जाने लगा था। खैर जैसे वो दोनों वहाँ पे उस डिसेबल लड़की के पास पहुंचते हैं तो वो डिसेबल लड़की वहाँ पे उस ग्रेट रूम्स के काफी ज्यादा अंदर आ चुकी थी, जहाँ अंदर तो एक पूरा किंगडम ही बसा हुआ था, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। और उस जगह को वहाँ पे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे वहाँ पे मौजूद स्केलेटन्स। वहाँ पे हजारों की तादाद में स्केलेटन्स मौजूद थे, जो कि सभी के सभी वहाँ पे कल्टीवेशन पोजीशन में बैठे हुए थे, जो कि उन तीनों ही डिसेबल्स को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक साथ इस तरह से कल्टीवेशन करते हुए इन सभी की मौत कैसे हो गई। वहीं उन स्केलेटन्स को देखते हुए सेम कुछ रिएक्शन चेनमू का भी था। वहीं अभी वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे उन स्केलेटन्स को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे अपने सामने एक और स्केलेटन दिखाई देता है, जो कि बाकी स्केलेटन से दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। और जब वो तीनों वहाँ पे उन स्केलेटन्स को गौर से देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि ये सभी स्केलेटन्स यहाँ पे मिलकर किसी फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इन सभी की मौत हो गई। इवन कुछ स्केलेटन्स के सामने तो उन लोगों को वहाँ पे कुछ ट्रेस भी दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो भी कर रहे थे। और उनमें से जो दरमियान वाला स्केलेटन था उसके हाथ में था एक पर्ल, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो कर रहा था, जिसको देखते हुए अब उन तीनों डिसेबल्स को लगने लगा था कि शायद ये कोई गॉड लेवल का ही ट्रायर होगा। जिसे देखते हुए तो उन तीनों के अंदर का लालच भी वहाँ पे एक बार फिर से जाग उठा था। और एक डिसेबल तो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अगर ये सारे ट्रायर्स यहाँ पे हमारे हाथ में लग जाते हैं तो हम तीनों इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि हम तीनों मिलकर अपनी एक एकेडमी को भी खोल पाएंगे। जिस पे ब्रदर शू उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं के, ये सभी की सभी गॉड लेवल के ट्रायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी मदद से तो हम एक पूरे किंगडम तक को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ब्रदर शू को वहाँ पे इस बात का भी एहसास था कि इन ट्रायर्स को लेना जितना ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है, असल में उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए वो चारे के तौर पर अपने उस साथी डिसेबल का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन ट्रायर्स को कलेक्ट करना शुरू करो। और बेचारा वो डिसेबल भी ब्रदर शू की बातों में आते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उस डिवाइन पाल को लेने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जो देखते हुए तो चेनमू ने भी वहाँ पे अपनी गोलर की मदद से उसके ऊपर निशाना लगा दिया था, क्योंकि चेनमू ने वहाँ पे अपने मन ही मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इन सभी गॉड लेवल के ट्रायर्स को इन लोगों के हाथों में कभी भी नहीं लगने देगा। जबकि जैसे ही वो डिसेबल वहाँ पे उस डिवाइन पाल को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे अचानक से वहाँ पे एहसास होता है कि वो स्केलेटन वहाँ पे थोड़ा हिल रहा है। अब ये एहसास होते ही बेचारा वो डिसेबल जल्दी से डर के मारे पीछे आते हुए ब्रदर शू से कहता है, ब्रदर मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने इस स्केलेटन को हिलते हुए देखा था। जिस पे ब्रदर शू उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ जैसी बातें मत करो,
इन स्केलेटन्स को मारे हुए हजारों साल गुजर चुके हैं, तो फिर भला ये यहाँ पे कैसे मूव कर सकते हैं। और ये कहकर ब्रदर चू ने उस डिसेबल को वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था, जिसके चलते बेचारा वो डिसेबल भी एक बार फिर से डर के मारे धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस स्केलेटन के हाथों से उस डिवाइन पाल को लेने की कोशिश करता है, तो अचानक से उस स्केलेटन के अंदर जान आ जाती है और उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपने खास वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल को भी वहाँ पे टांग दिया था और उनमें से वहाँ पे कोई कुछ भी कर पाता। उससे पहले उस स्केलेटन ने वहाँ पे उस डिसेबल को बुरी तरह से अपने अंदर जगड़ते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। और कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा ब्रदर शू को पहले से ही हो चुका था, इसलिए उसे वहाँ पे ज्यादा हैरानगी नहीं होती और वो वहाँ पे अपने साथी डिसेबल लड़की से कहता है कि मुझे लगता है इस डिवाइन पाल को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो कि इसे पाने के काबिल हो। लेकिन अभी ब्रदर शू वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने वहाँ पे उस डिसेबल का खेल पूरी तरह से खत्म करते हुए उसे वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। और अपने साथी की ऐसी भयानक मौत देखकर तो वो दोनों भी वहाँ पे थोड़ा डर चुके थे। इवन हम देखते हैं कि उस डिसेबल की ऐसी भयानक मौत देखकर तो बेचारा चेनमू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था और उसने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी चीख को रोका था। वहीं वो डिसेबल लड़की भी वहाँ पे घबराते हुए ब्रदर शू से कहती है कि हम टोटल 5 लोग यहाँ पे आए थे और अब उन 5 में से हम 2 ही बचे हैं। आखिर इस सब के बारे में हम अपने मास्टर को क्या जवाब देंगे। पर वो बेचारी लड़की कहाँ जानती थी कि उसके तो अपने मास्टर्स भी मारे जा चुके हैं। वहीं उस डिसेबल लड़की की ये बात सुनकर ब्रदर शू वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि ये सब यहाँ पे मौजूद डिमोनिक पावर्स की वजह से हो रहा है और अगर गौर से देखा जाए तो हमारी यहाँ पे का मकसद उस डिमोनिक बच्चे को पकड़ने का था और उसी का पीछा करते हुए हम यहाँ पे इस खतरनाक जगह पे पहुंचे हैं। तो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो डिमोनिक बच्चा ही है जिसे अब हमें किसी भी हालत में खत्म करना होगा। वहीं चेनमू जो कि वहाँ पे खड़ा होकर उनकी ये सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। डीमन मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम लोग कितने ज्यादा घटिया और लालची किस्म के इंसान हो। हालांकि इनके साथ ही इनकी अपनी लालच की वजह से मारे गए, पर ये उस सब का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। और ये कहते हुए चेनमू को वहाँ पे उन दोनों ही डिसेबल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अब वहाँ पे चेनमू को इस बात का भी एहसास हो चुका था क्या वो दोनों ही डिसेबल्स हाथ धोकर चेनमू के पीछे पड़ जाने वाले हैं। और ये बात कहीं न कहीं चेनमू को वहाँ पे परेशान भी कर रही थी क्योंकि अभी तक चेनमू इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाया था कि वो अकेला वहाँ पे उन दोनों डिसेबल्स का मुकाबला कर पाता। लेकिन अगर चेनमू अपने सोल सी रेलम के उस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाता तो वो बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों डिसेबल्स का मुकाबला कर सकता था। पर उस बैरियर को तोड़ पाना चेनमू के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था। लेकिन इसके अलावा अब चेनमू के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो अपनी अभी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन दोनों से अपनी जान ही बचा सकता था, उनके साथ फाइट बैक नहीं कर सकता था। और यही सब सोचते हुए चेनमू ने अब वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड कर लिया था क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन अभी चेनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ का वो पूरा एरिया हिलना शुरू हो जाता है, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और इसी हलचल के साथ ही रूस के अंदर मौजूद सभी जंगली जानवरों ने भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक तरफ भागना शुरू कर दिया था, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ग्रेट रूएस के अंदर भी कोई बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ये बात कहीं न कहीं सच भी थी क्योंकि अचानक से हमें डाशू कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही खतरनाक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो सारा डार्क कोरा निकल रहा था। और अचानक से उस डार्क कोरा की तादाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसने अब देखते ही देखते वहाँ पे इवल स्पिरिट्स का रूप लेना शुरू कर दिया था। ऐसा कुछ आज डाशू कॉन्टिनेंट में पहली बार हो रहा था, जहाँ देखते ही देखते वो सभी इवल स्पिरिट्स बहुत ही तेजी के साथ डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद सभी स्टोन स्टैचूज की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो सभी इवल स्पिरिट्स उन स्टोन स्टैचूज के पास जा रही थी, वहाँ पे खुद ब खुद ही उन स्टोन स्टैचूज की भी पावर एक्टिवेट होती चली जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि सबसे खतरनाक इवल स्पिरिट उसी ग्रेट रूइंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसके अंदर चेनमू और बाकी सभी मौजूद थे। हालांकि वहाँ पे छोटी मोटी इवल स्पिरिट्स तो उन स्टोन स्टैचूज की पावर्स के एक्टिवेट होते ही वहाँ पे डर के मारे भागने लगी थी। लेकिन जो इवल स्पिरिट वहाँ पे उस ग्रेट रूइंस की तरफ बढ़ रही थी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्से में दिखाई दे रही थी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर उस ग्रेट रूइंस की एनर्जी का भी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इवल स्पिरिट बार बार उस ग्रेट रूइंस के इंटरेस्ट गेट के साथ टकराते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन जब वो इवल स्पिरिट काफी बार इसमें नाकाम हो जाती है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक इवल स्पिरिट का रूप ले लिया था, जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। और देखते ही देखते उस डिमोनिक इवल स्पिरिट ने वहाँ पे गुस्से से अपने बड़े बड़े डिमोनिक हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे ग्रेट रूइंस के इंटरेस्ट गेट के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगी थी, जिसे इंटरेस्ट गेट के ऊपर लगी हुई वो बड़ी सी शील्ड भी वहाँ पे नहीं रोक पा रही थी। जो देखकर तो ब्रदर शू और वो डिसेबल लड़की भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन वो दोनों ही वहाँ पे कुछ कर पाते। उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस डिमोनिक इवल स्पिरिट ने वहाँ पे अपने डिमन हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रेट रूइंस के पूरे इंटरेस्ट गेट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही अब उस डिमोनिक इवल स्पिरिट ने अब धीरे धीरे ग्रेट रूइंस के अंदर एंटर करना भी शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ उसका डिमोनिक ऑरा भी वहाँ पे पूरे ग्रेट रूइंस के अंदर फैलना शुरू हो चुका था, जो देखकर तो चेनमू वहाँ पे डर के मारे एक बार फिर से उन्हीं जंगली जानवरों के पीछे ही भाग गया था। वहीं वो डिसेबल लड़की भी वहाँ पे उस डिमोनिक इवल स्पिरिट
को देखकर हैरान होते हुए ब्रदर शू से कहती है कि आखिर अब ये क्या भला है, जिस पे ब्रदर शू जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा कर ले जाते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए भागो यहाँ से, क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ पे रुके रहे तो ये खतरनाक डेमोनिक इवल स्पिरिट यहाँ पे हमारी जान भी ले सकती है। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ग्रेट रूइंस के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।